त्यौहार वाले दिन अपनी रवीना दीदी के घर मिठाई लेकर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। मेरी रवीना बहन की सास और ननद उसे डंडे से मार रही थी और मेरी बहन चुप रह के मार खा रही थी। मेरी रवीना बहन की सास ने धक्का देकर मेरी रवीना बहन को घर से बाहर निकाल दिया और मुझे कहा, ले जाओ अपनी बदसलन रवीना बहन को। उसे अपने घर ले आया। एक दिन मेरी पत्नी रेशमा अपनी माँ के घर गई हुई थी। मैं कमरे में था और मेरी रवीना दीदी बाहर आंगन में सो रही थी कि अचानक से मुझे अपनी रवीना दीदी के चारपाई हिलते हुए महसूस हुई। ऐसा लगा कोई चारपाई पर है। मैंने उठकर जैसे ही कमरे की लाइट ऑन की, सामने बहन को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसकी चारपाई पर मेरा नाम विजय है। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे हैं। मेरी एक ही दीदी थी जिसकी मैंने शादी करके उसे अपने घर से विदा किया था। मैंने खुद भी शादी कर ली थी। मेरे खुद के 3 बच्चे थे, मगर मेरी पत्नी रेशमा के आगे कभी मेरी एक ना चली। कभी कभी तो अपनी पत्नी रेशमा की वजह से मेरा दम घुटने लगता। उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह हर बात पर जिद करती थी। मैंने अपनी शादी से पहले ही रवीना दीदी की शादी एक अच्छे घराने में कर दी थी और वह अपने घर में बहुत खुश थी। अक्सर अपने हस्बैंड के साथ हमारे घर आती थी। वह दोनों बहुत खुश थे। असल में एक कमी थी कि उनकी औलाद नहीं थी। मैं हर वक्त भगवान से प्रार्थना करता कि ऊपर वाला मेरी रवीना दीदी को भी संतान दे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन मेरे जीजाजी का एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया से चल बसे। मेरी रवीना दीदी विधवा हो गई थी। हस्बैंड की मौत के बाद वह अपने ससुराल में ही थी। पता नहीं मेरी पत्नी रेशमा को क्या हुआ था। वह मुझे अपनी रवीना दीदी के घर पर नहीं जाने देती थी, ना वह खुद जाती थी, लेकिन मैं हर दूसरे दिन छुपकर अपनी रवीना दीदी से मिलने जाता था। मेरी बीवी को डर था कि अगर मेरी रवीना दीदी को उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया तो वह हमारे घर आ जाएगी। इसलिए उसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि तुम अपनी रवीना दीदी से रिश्ता कम रखो, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। यह ना हो कि तुम्हारे गले पड़ जाए। हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, तुम बस अपने बच्चों की फिक्र करो। अब पत्नी रेशमा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं कैसे अपनी रवीना दीदी को अकेला छोड़ सकता था। वह मेरी एक ही बहन थी जिसने मुझे बड़े प्यार से पाला था। एक दिन मैंने पत्नी रेशमा से कहा कि मैं अपने एक करीबी दोस्त के से मिलकर आता हूँ, मगर मेरी पत्नी रेशमा तेज थी। जब मैं घर से निकलने लगा तो मुझे कहने लगी, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, तुम सच भी तो बोल सकते थे कि अपनी रवीना दीदी के मिलने जा रहे हैं। मैंने उसकी बात को कोई जवाब नहीं दिया। मैं त्यौहार वाले दिन कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं चुप रह गए अपनी रवीना दीदी के घर चला गया। मैंने मिठाई की बजाय थोड़ा सा फल खरीद लिया था। रवीना दीदी के घर खाली हाथ जाना भी मुनासिब नहीं था। पहले भी उसके सास बहुत सख्ती से बात में उसे गरीबी के ताने देती थी और अब तो उसका हस्बैंड भी नहीं था तो उसकी साइड लेकर अपनी माँ को चुप करवा देता। मैं अपनी रवीना दीदी के घर पहुँच चुका था, मगर वहाँ गया तो एक तमाशा खड़ा था। मेरी रवीना दीदी का सारा ससुराल जमा था और वह लोग मेरी रवीना दीदी को मार पीट रहे थे। यह देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने पूछा तो उसके सास कहने लगी कि रात को तेरी रवीना दीदी का आशिक चुपके से इसके मुलाकात। मैंने तो खुद तेरी रवीना दीदी को रंगे हाथों पकड़ा है। अभी मेरे बेटे को गुजरे 4 महीना भी नहीं हुआ है और उसने रंगोलियाँ बनाना शुरू कर दी है। मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरे बेटे की मौत की वजह, इसलिए मैं अब इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने ही तो यह सोचकर जगह दी थी कि मेरे बेटे की विधवा है, लेकिन इसने तो हमारी इज्जत पर दाग लगा दिया। मैंने हैरत से अपनी जवान से रवीना दीदी को देखा। उसकी सास ने उसे इस कदर मारा था कि उसका चेहरा लाल हो गया रहा था, कपड़ा जगह जगह से फट रहा था। मैंने अपनी रवीना दीदी से पूछा कि क्या तुम्हारी सास सच कह रही है, लेकिन वह खामोश थी और उसकी खामोशी उसे गुनाहगार साबित कर रही थी। उसके ससुराल वालों ने उसका सामान मेरे आगे फेंक दिया और कहने लगे कि इस बच्चेलन को अपने साथ लेकर जाओ। अब मैं क्या करता। मैं हाथ पकड़कर रवीना दीदी को घर ले आया। मेरी पत्नी रेशमा जो घर पर बैठी थी, जब उसने मेरे साथ मेरी विधवा दीदी को देखा तो खूब हंगामा किया और कहने लगी कि पहले ये अपने पति को खा गई है और अब आप इसे हमारे घर ले आए हैं। इसके ससुराल वाले को तो इसे रखना, क्योंकि उन्हें अपने बेटी की जायदाद वाला हिस्सा इसे देना पड़ता। आपको इसे वही छोड़ देना चाहिए था। अब मेरी पत्नी रेशमा को क्या पता कि उसकी सास ने उस पर क्या इल्ज़ाम लगाया था। मैंने अपनी पत्नी रेशमा से कह दिया कि कुछ वक्त यही रहेगी और फिर मैं रवीना दीदी की दूसरी शादी का बंदोबस्त कर दूंगा। हमारे घर में 2 ही कमरे थे और एक आंगन था। उसकी शादी के बाद उसका कमरा हमने अपने बच्चों के हवाले कर दिया था, इसलिए जब वह आई तो उसके लिए कोई कमरा नहीं था। मैं अपनी पत्नी रेशमा से कह दिया कि इसे
बच्चों के साथ ही रहने दो। लेकिन मेरे बच्चों ने साफ साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, पापा आप बुआ को अपने कमरे में रख ले, आप मैं अपनी विधवा रवीना दीदी को अपने कमरे में कैसे रखता। मेरी पत्नी रेशमा कहने लगी कि आपकी रवीना दीदी के लिए मैं आंगन में चारपाई वह आराम से सो जाएगी, आप फिक्र ना करें। यह बात मुझे अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन मेरे घर में मेरी पत्नी रेशमा की भी चलती थी, इसलिए मैं भी खामोश रह गया। क्योंकि अगर मेरी पत्नी रेशमा को पर लगे इल्ज़ाम के बारे में पता चल जाता तो वह मेरी रवीना दीदी को आंगन में जगह देने को तैयार ना होती, बल्कि उसे घर से निकाल देती। मेरी रवीना दीदी को आए 2 दिन ही गुजरे थे कि मेरी बीवी ने सारे घर की जिम्मेदारी उस पर डाल दी। यह सब बातें मुझे नहीं लगती थी, लेकिन मैं फिर भी एक लफ्ज़ कहने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए अपनी रवीना दीदी को नौकरानी बने देखने लगा। एक दिन मैं काम से लौटा तो मेरी पत्नी रेशमा कहने लगी, मुझे आपकी रवीना दीदी के अंदाज कुछ ठीक नहीं लगते। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पति के मरने के बाद वह आवारा हो गई है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं करना तो ना करो, जल्दी तुमको खुद ये हकीकत का पता चल जाएगा। पत्नी की बात पर मुझे मेरी रवीना दीदी की सासू माँ की बात याद आ गई। कुछ ऐसा ही उन्होंने भी कहा था। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल ही खामोश हो गया। जो बात कहकर मेरी पत्नी बच्चों के कमरे में चली गई थी और मैं सोच में डूब गया था। क्या वाकई मेरी रवीना दीदी का करैक्टर ठीक नहीं था? क्या उसका किसी के साथ कोई चक्कर था? यह कैसे मुमकिन था कि उसके सासू माँ और मेरी पत्नी रेशमा दोनों एक ही जैसी बातें कर रही थी, जबकि मैंने तो अपनी पत्नी रेशमा को यह तक नहीं बताया था कि मैं रवीना दीदी को उसके ससुराल से क्यों लाया हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं अकेले में रवीना दीदी से बात करूँगा। फिर 5 दिन ही गुजरे थे कि मुझे मौका मिल गया। मेरी पत्नी रेशमा बाजार गई, बच्चे स्कूल गए थे, घर पर मैं और रवीना दीदी थे। मेरी रवीना दीदी मेरे लिए चाय लाई तो मैंने उसे अपने पास बिठा लिया और पूछा कि उस दिन आपके सासू माँ क्या कह रही थी, आपने ऐसा क्या किया कि उन्होंने आप पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। मेरी बात सुनकर रवीना दीदी ने सर झुका दिया और बिल्कुल खामोश रही, कुछ न बोली। मैंने कहा, रवीना दीदी इस तरह आपकी बदनामी होगी, आप बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। रवीना दीदी ने एक नज़र मुझ पर डाली और उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। अब वह उठकर चली गई। उसकी खामोशी मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। अगर वह मुझे खुलकर सारी सच्चाई बता देती तो मैं अपनी पत्नी रेशमा का मुकाबला भी कर सकता था, लेकिन उसकी खामोशी चोर साबित कर रही थी। मैंने बहुत पूछने पर भी उसने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही दिन गुजरने लगे थे। एक रात में अपने कमरे से निकला तो मैंने देखा कि रवीना दीदी आंगन में चारपाई पर मौजूद नहीं थी। मैंने यहाँ वहाँ देखा लेकिन मुझे नज़र ना आई और फिर थोड़ी देर बाद वो छत की चिड़िया उतरकर आ रही थी। मैंने पूछा, आप इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी? मुझे देखकर पहले तो वह बहुत घबरा गई और फिर कहने लगी कि बस ऐसे ही दम घुट रहा था तो छत पर चली गई थी। उसकी यह बात मुझे हजम नहीं हुई थी। वह तो वैसे ही खुले आंगन में सोती थी, उसे छत पर जाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे लग रहा था कि मेरी पत्नी रेशमा और रवीना दीदी के सासू माँ ने ठीक ही कहा था। एक रोज़ मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं अपनी माँ के घर रहने जा रही हूँ, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम है इसलिए बच्चे यहाँ रहेंगे, रवीना दीदी बच्चे संभालेगी। मैंने कह दिया कि ठीक है चली जाओ और फिर वह चली गई। मौसम कुछ बरसात का बन रहा था, इसलिए उसके जाने के बाद मैंने बहन से कहा कि ऐसा ना हो आधी रात को बारिश शुरू हो जाए, पहले ही मैं आपका बिस्तर अपने कमरे में लगा देता हूँ, आप सुकून से मेरे कमरे में सो जाना। मेरे रवीना दीदी की चारपाई अपने कमरे में ही डाल दी। आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे रवीना दीदी जाग रही हो और उसकी चारपाई हिल रही हो। कमरे में बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं यह सोचकर खामोशी से लेटा रहा कि शायद उसे भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही होगी। कुछ देर तक उसकी चारपाई पर हलचल होती रही और फिर सन्नाटा सा गया तो मुझे भी नींद आग लग गई। अगली सुबह सब कुछ ठीक था, लेकिन आंखें लाल हो गई थी। शायद जागने की वजह से ऐसा कुछ हुआ होता, इसलिए मैंने उससे कुछ न पूछा। लेकिन फिर अगली रात भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च जला दी और सामने का दृश्य देखकर मैं रो पड़ा। रात के अंधेरे में मेरी रवीना दीदी अपनी चारपाई पर बैठी थी, एक सूखी रोटी तोड़ कर खा रही थी। उसके सिरहाने पहुंचा तो वह घबराकर अपने दुपट्टे में रोटी छुपाने लग गई। मैंने हाथ से उसका दुपट्टा हटाया तो उसने एक बहुत ही बासी रोटी थी। वह मुझसे नजरें चुरा रही थी जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैंने रवीना दीदी को हैरत से पूछा, यह क्या है? अगर तुम्हें भूख लगी भी थी तो ढंग से खाना खा लेती, ये क्या कर रही हो? मेरी बात पर वह रो पड़ी और रोते हुए कहने लगी,
मुझ पर रेशमा भाभी ने खाना खाने के लिए पाबंदी लगा रखी है। मैं बचा हुआ खाना ही खाती हूँ। मैं रात इसलिए बासी रोटी तकिए के नीचे छुपा लेती हूँ और फिर चुपके चुपके आधी रात को खाती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था और उससे कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी रेशमा भाभी तुम्हें ढंग से खाना नहीं खाने देती। वह नज़र झुका ली और कहने लगी, कैसे बताती? क्या आप रेशमा भाभी से मेरे लिए बोल सकते थे? मैं सब कुछ समझ गया। रवीना दीदी बोली, भाई आज मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ। अपने पति के मरने के 2 दिन पहले ही मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। मेरे पति ने कहा था कि वह यह सब खबर खुद तक को सुनाएंगे, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन उसी दिन को मुझे छोड़कर चले गए। मुझे इतना सदमा पहुँचा कि मुझे यह भी याद आ रहा है कि मैं पेट से हूँ। जब मुझे दिन बाद में सवरी तो मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था। एक दिन मैं अपने ससुराल की छत पर गई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ननद ने अपने किसी आशिक को मिलने के लिए बुलाया है। इससे मेरे सास ने ही मुझे छत पर जाते हुए देख लिया था। वह मेरे पीछे चली आई। मेरी ननद तो अंधेरे में कहीं छुप गई, लेकिन उसके आशिक के साथ उन्होंने मुझे देख लिया और फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। मेरी वही सबसे आगे बढ़ चढ़कर मुझे मारने पीटने लगी और उसने अपना गुनाह मेरे सर डाल दिया। मैं किसी को कुछ नहीं कह पाई और मुझे घर से निकाल दिया गया। जब मैं यहाँ आई तो मैं चाहती थी कि आपको और रेशमा भाभी को इस बारे में बताऊं, लेकिन रेशमा भाभी तो मेरा ही बोझ उठाने को राजी नहीं थी। अगर उन्हें पता चलता कि मैं गर्भवती हूँ तो वह ना जाने क्या करती। मेरे दिल में यह खौफ बैठ गया था कि वह मुझे ऑपरेशन करवाने को कहेंगे और उसके बाद मेरी दूसरी शादी करते। इसलिए मैंने यह हकीकत छुपा ली, क्योंकि मैं अपना बच्चा नहीं खोना चाहती थी। मुझे अपने पति से मोहब्बत थी और यह बच्चा उसकी निशानी है। अब मुझे बेवक्त भूख लगने लगी थी। कभी मेरा दम घुटता था तो मैं छत पर चली जाती थी। कभी सुख दुख दर्द खाना खाने की कोशिश करते। आपको तो पता है, पड़ोस में मेरी दोस्त शीला रहती है। मैंने उसे अपने पेट से होने की बात बता दिया था, इसलिए जब मुझे भाभी खाने को ना देती तो वह मुझे न कुछ खाना खाने को लाकर देती। रेशमा भाभी को लगता है मैं चुप चुप कर किसी से मिलती हूँ। वह कोई और नहीं बल्कि मेरी दोस्त शीला मिलती है, जो मेरे लिए खाना का इंतज़ाम करती है। मैं आपको यह बात इसलिए नहीं कह सकती थी क्योंकि रेशमा भाभी से हमारा रिश्ता और ख़राब हो जाता। मेरी वजह से आप रेशमा भाभी से झगड़ा करते और रेशमा भाभी की तो आदत ही ऐसी है, वह फ़ौरन घर छोड़कर चली जाती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका भी घर टूट जाए, इसलिए मैं खामोश रही और अब यह बची हुई रोटी मैंने तकिए के नीचे छुपा ली ताकि रात को खा सकूं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपको पता चल जाएगा। यह कहकर मेरी रवीना दीदी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी और मैंने आगे बढ़कर अपनी रवीना दीदी को सीने से लगा लिया था। मैं अपने आप पर काबू खो बैठा था और खुद भी फुट फुट कर रोने लगा। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी रवीना दीदी के साथ यह सब क्या हो रहा है। मैं तो उसे अपने घर में थोड़ा भी इज्जत नहीं दे सका था। कभी मुझसे नहीं पूछा था कि वह क्या खाती है, कैसे गुजारा करती है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अपने घर लाने के बाद मैंने उसकी तरफ से आँख बंद कर ली, यह जानते हुए भी मेरी पत्नी रेशमा का रवैया उसके साथ कैसा है। मैंने कभी उसे 2 बोल से मोहब्बत के नहीं बोली थी। मुझे अपनी हर गलती का एहसास हो गया था। मैंने खुद अपने हाथों से मेरी रवीना दीदी को खाना बनाकर खिलाया था। मैंने फैसला कर लिया था कि जब मेरी पत्नी रेशमा आएगी तो मैं उससे स्पष्ट बात करूंगा। अगर वह मेरे साथ रहना चाहती है तो उसे मेरी रवीना दीदी को कोई तकलीफ नहीं देनी होगी, वरना वह अपने घर वापस लौट सकती है। और 3 हफ्ते बाद मेरी पत्नी रेशमा घर आई तो मैंने उसे बताया कि रवीना दीदी पेट से है। यह घर मेरे माँ बाप का है और इस पर मेरी रवीना दीदी का भी पूरा हक है, यह उसकी भी चलेगी। यह देखकर मेरी पत्नी रेशमा एकदम खामोश हो गई। पहली बार मैंने उससे इस लफ्ज़े में बात की थी। मैंने उसे कहा कि तुम्हें रवीना दीदी और उसे बच्चे से परेशानी नहीं होगी। जल्दी मैं ऊपर एक छोटा सा रूम बनवा कर रवीना दीदी को दे दूंगा। ना ही वह तुम्हारी नौकरानी है और ना ही वह तुम्हारी सेवा करेगी, इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी गुजारना और वह अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। जब उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो मैं खुद उसकी शादी करवा दूंगा। यह कहकर मैंने बात ही खत्म कर दी थी। रवीना दीदी जो दूर खड़ी थी उसके चेहरे पर सुकून आ गया था। 2 साल बाद मेरे दोस्त की मां ने अपने बेटे के लिए बहन का रिश्ता मांगा। मेरे दोस्त की पहली बीवी किसी मर्द के साथ भाग गई थी, उसका कोई संतान भी नहीं था। मैंने रवीना दीदी की शादी उससे कर दी। मेरे दोस्त ने रवीना दीदी के बच्चे को भी अपना नाम दिया था। आज वह अपने घर पर और हम अपने घर पर खुशी खुशी रह रहे हैं।
दोस्तों हमारे द्वारा दी गई कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।